चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका यूरोप का इतिहास। और आप लोग जब STT भी दिए होंगे और जो भी देने वाले हैं तो उनको यहाँ से निश्चित तौर पे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका 9-10 का सिलेबस जो होता है, 9-10 का सिलेबस अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और BPSC में भी जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से बैठेंगे, ठीक है, 9-10 में, तो जब आपके वहाँ पे जब 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पोर्शन से, तो निश्चित तौर पे ही आपके विश्व इतिहास के 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने आपको कंटेंट में सारा वीडियो में आपको बता दिया है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, लेकिन फिर से आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। खास करके जो STT देंगे, ठीक है, STT का एग्जाम देंगे आगे भविष्य में, तो वो लोग अब विशेष रूप से इस सब टॉपिक पे ध्यान देंगे। ठीक है, TT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जो है यूरोप का इतिहास को समझेंगे। जैसे आपका भारतीय इतिहास है उसको हम लोग बांटते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में, उसी प्रकार से यूरोप के भी इतिहास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको बांटना अति आवश्यक है। जब तक आप इसको नहीं बांटिएगा तब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप के इतिहास को हम लोग बांटेंगे, और यूरोप के इतिहास को समझने के लिए आपको जो है यूरोप को 3 भागों में बांटना पड़ेगा उसके इतिहास को। तो सबसे पहला यूरोप का जो प्राचीन काल है, पहला पार्ट कौन सा है? यूरोप का प्राचीन काल है। दूसरा उसका सामंत काल, या उसको हम लोग कहते हैं मध्यकाल, या इसको कहा जाता है आपका अंधकार युग। ठीक है, यूरोप का जो मध्यकाल है वो अंधकार युग क्यों कहा जाता है वो भी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका आधुनिक युग आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो काल पीरियड है आरंभ से, यानी जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से लेकर के 5वीं सदी तक, जैसे हम लोग 8वीं सदी तक पढ़ते हैं आपका प्राचीन में, लेकिन ये लोग 5वीं सदी तक, चूंकि यहाँ पर जो है मध्यकाल की शुरुआत 5वीं सदी में ही हो गई थी। ठीक है, 5वीं से 14वीं सदी का काल इसमें अंधकारमय युग या कह सकते हैं मध्यकाल कहलाता है, या सामंती काल भी हम इसको कह सकते हैं। और उसके बाद का जो काल है 15वीं 16वीं सदी से वहां पे आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है, जब से भौगोलिक खोज स्टार्ट होता है, नए नए आविष्कार होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूरोप में जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पर, ठीक है, मूल चूर्ण परिवर्तन वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा परिवर्तन वहां पे आता है आधुनिक काल में। ठीक है, जब पुनर्जागरण वहां पे होता है। ठीक है, तो ये देखिए इतिहास को जब हम लोग यूरोपीय इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पुनर्जागरण। ठीक है, तो ये सब टॉपिक को पढ़ते हुए धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद साम्राज्यवाद, वाणिज्यवाद, उसके बाद जो है आपका जो क्रांति होती है अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फिर आपका जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फिर प्रथम विश्व युद्ध, फिर आपका जो है जर्मनी में नाजीवाद का उदय, इटली में फासिज्मवाद का उदय, फिर चीनी साम्राज्यवाद, साम्यवादी क्रांति। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आपको विश्व इतिहास में नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ही आसान सा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है विश्व इतिहास। मुझे लगता है इतिहास में सबसे पूरा अगर इतिहास को देखा जाए तो अगर आप लोग एक बार ढंग से अगर विश्व इतिहास को समझ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंधकार युग क्या है। तो यूरोप के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम यूरोप के इतिहास को विभिन्न भागों में बांटेंगे। तो कौन सा 3 भाग में? प्राचीन काल, सामंत काल और आधुनिक काल। आरंभिक सभ्यता के विकास से लेकर के 5वीं सदी आपका प्राचीन काल है यूरोप का। सामंती काल 5वीं से 14वीं सदी, जहां पे कि फ्यूडलिज्म कहते हैं, सामंतवाद का उदय हो जाता है। उसके बाद आपका आधुनिक काल आता है 15वीं से अब तक का काल। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए प्रारंभिक जो यूरोप का इतिहास है वो जो कहलाता है मेन रूप से जो आपका 5वीं सदी तक, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से। जैसे हमारी सभ्यता जो है मेन रूप से हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो वो लगभग हम लोग पढ़ते हैं 2250 या कह सकते हैं 2300 या 2400 से, 2400 ईस्वी पूर्व से, या 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का जो घटना है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। वहां से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं अपना भारतीय इतिहास। लेकिन यहां पर जो है आपका ग्रीक रोमन सभ्यता जो है उसके बाद का सभ्यता है, यानी इसका जो इतिहास है वो 1000 ईस्वी पूर्व से, यानी हमारा इतिहास जो है हमारे देश का वो यूरोपीय इतिहास से बहुत पहले का इतिहास, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यूरोपीय सभ्यता जो भी है उससे बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। ठीक है,
तो हमारा इतिहास कहीं ना कहीं यूरोपीय इतिहास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, वास्तव में यूरोप की पहली व्यवस्थित सभ्यता जो है 1000 ईस्वी पूर्व में जो सभ्यता का विकास होता है वो होता है ग्रीक रोमन सभ्यता। ग्रीक रोमन सभ्यता के रूप में दिखाई देता है, जिसका कि काल 1000 से 500 ईस्वी सन तक का रहता है। 1000 से कब तक रहेगा? 500 ईस्वी सन तक। ठीक है, अब ईसा मसीह को का जो जन्म होता है और जब उनको सूली पे लटकाया जाता है, उसके बाद की घटना जो है आपका एनो डोमिनी एडी कहलाता है ईस्वी सन। उससे पहले की घटना जो है आपका क्या कहलाता है? बिफोर क्राइस्ट। तो ये सब तो आपको हमने सिंपल इतिहास में भी समझाया था। इस सभ्यता की चर्चा इसलिए होती है कि इसमें जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हुआ वह आगे आने वाले यूरोपीय सभ्यता के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनी। कहाँ का? तो जो ग्रीक रोमन सभ्यता का जो विकास हुआ 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी सन तक, तो अपने आप में एक ये महान सभ्यता रहती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि अरस्तु जैसे विद्वान, प्लूटो जैसे विद्वान और सिकंदर जैसे विश्व विजेता जो है विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला शासक वहां पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीक रोमन सभ्यता जो थी अपने आप में एक महान सभ्यता या आदर्श और प्रेरणा स्रोत आगे की सभ्यताओं के लिए बनी। उदाहरण स्वरूप इस काल में सिकंदर और ऑगस्टस सीजर जैसे साम्राज्यवादी हुए, जिसने न केवल यूरोप में बल्कि इनकी सीमाएं जो एशिया और अफ्रीका में भी कुछ क्षेत्र तक थी। आपको पता ही होगा जो सिकंदर था, मकदूनिया का शासक या मेसिडोनिया का शासक जिसको बोलते हैं, यूरोपीय इतिहासकार जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, वो भारत में 326 ईस्वी पूर्व के आसपास आ चुका था। ठीक है, सॉरी 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो है मौर्य साम्राज्य वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका के कुछ क्षेत्र तक यहां पर आप लोग देखेंगे कि यूरोपीय जो लोग रहते हैं, जो सिकंदर और ऑगस्टस सीजर जैसे साम्राज्यवादी हुए, उनका विस्तार हो चुका था। तो अपने आप में ग्रीक रोमन सभ्यता कह सकते हैं कि उस समय जो है आप कुछ यहाँ पे कुछ सीन हमने आपको दिखाया है, ये सिकंदर विश्व विजेता का है और साथ साथ जो है ये रोम का जो है वहाँ का जो ग्रीक रोमन सभ्यता के जो ढांचे हैं, जो अवशेष है, जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष को देखते हैं, उसी प्रकार के वहाँ की सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, उसको हम इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चलिए, साम्राज्य के इस विशाल स्वरूप ने आगे चल करके साउंड जा रहा है प्रॉपर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, साम्राज्य के इस विशाल स्वरूप ने आगे चल करके फ्रांस आदि यूरोपीय देशों को भी प्रेरित किया। साथ ही इस सभ्यता के दौरान एथेंस व स्पार्टा एक मूवी भी आपने देखा होगा, जैसे नगर राज्य जो गणतंत्र की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, और इससे पहले कहीं ना कहीं हमारा जो लिच्छवी जो था आपको वैशाली वज्जी, वो वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ चुकी थी। उसके बाद ही आपका ग्रीक रोमन सभ्यता का भी आपको जो है यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, इससे भी लोकतांत्रिक संदर्भों में यूरोपवासी प्रेरित हुई, क्योंकि यह जो यहाँ पे जो ग्रीक रोमन सभ्यता है वहां पे थोड़ा बहुत गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है आप देखेंगे हेरोडोट्स, जिसको कि इतिहास का पिता कहा जाता है, होमर जैसे साहित्यकार हो चुके थे, सुकरात, एस्पा हमने कहा था, आप लोग याद रखिएगा, SPAA, एस्पा, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर, ये इसके शिष्य थे। सुकरात के शिष्य प्लूटो के जो थे, प्लेटो के कौन थे? तो अरस्तु के कौन थे? तो अलेक्जेंडर। तो सुकरात, प्लेटो, उसके बाद आपका अरस्तु, उसके बाद अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये सब महान दार्शनिक हो चुके थे, फिलोसफर, थिंकर कह सकते हैं, जिनके विचारों और बौद्धिकता एवं तर्कवाद दिखाई पड़ता है। आपको पता ही होगा अरस्तु कई सब्जेक्ट के इनको जानकार कहा जाता है। साथ ही आर्किमिडीज जैसे जो सिद्धांत उस समय आ गए थे, पाइथागोरस प्रमेय जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रतिभाएं भी उसी समय में वहां पे यूरोप में हो चुके थे। तो अपने आप में जो आप कह सकते हैं कि वो जो सभ्यता थी ग्रीक रोमन सभ्यता, अपने आप में जो है वहां पे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक हर एक मामले में वहां पे बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है। लेकिन यह सभ्यता ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। 476 ईस्वी पूर्व में क्या होता है? रोमन सम्राट का नाम रहता है रोमुलस ऑगस्तुलस।
जब अपदस्थ हो जाता है उसके साथ ही पश्चिमी रोमन साम्राज्य का वहां पर अंत हो जाता है और 5वीं से 14वीं सदी का जो आगे का जो काल होगा वो पूरा इतिहास जो यूरोपीय इतिहास है उसके बारे में अब उतने अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण से इतिहासकार इसको क्या कहते हैं, अंधकारमय युग। क्योंकि उस समय जो युग आता है तो उसमें सामंतवादी व्यवस्था आ जाती है, कोई भी प्रॉपर एक केंद्रीयकृत शक्ति नहीं होता है, कोई शासक वर्ग नहीं होता है जो कि कोई महान कार्य करे या कोई अच्छा कार्य करे, ठीक है, तो जिससे कि उसके इतिहास में उसका नाम हो। तो इसी कारण से जो है 476 ईस्वी पूर्व में ईस्वी सन में रोमन सम्राट रेमुलस अगस्तुलस के अपदस्थ होते के साथ ही रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है और यूरोप में जो है, यूरोप में अंधकार युग आ जाता है। यानी 5वीं से 14वीं सदी का काल यूरोप का क्या है, अंधकारमय युग है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग भी कुछ समय के लिए अंधकारमय युग में पड़ता है, भारतीय इतिहास भी 8वीं से लेकर के आप देखिएगा कि 11वीं सदी के बीच का जो काल होता है तो भारतीय शासक की भी वहां पे कमी दिखाई देता है या केंद्र की शासन व्यवस्था आपको नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से यूरोप में ऐसी समस्याएं देखने को मिली। तो इसके पीछे कारण क्या रहा, क्यों कहा जाता है अंधकारमय युग यूरोप के इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास को, तो उसके पीछे रीजन है, वो देखिए क्या क्या रीजन रहे उसको आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस युग में साहित्य, कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में विकास का काम रुक गया, यानी कला साहित्य का विकास नहीं हुआ। देखिए कोई भी ऐसा नहीं होता है कि पूर्ण रूप से रुक जाता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कुछ बड़े स्तर पे कुछ काम नहीं हुए। यूनानी और रोमन साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन खोजों और प्रयासों का सिलसिला रुक गया। जो नवीन खोज था, जो सिकंदर जैसे विश्व विजेता थे जो पूरे विश्व पे कब्जा कर रहे थे, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हो रहा था, अरस्तु जैसे दार्शनिक थे, उन सब के तरह के लोगों की यहाँ पे कमी आ गई, ठीक है। मानव बुद्धि के ऊपर क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, जो पोप पादरी थे उसका कब्जा हो गया, यानी धर्माधिकारी जो थे वहां पे उनका कब्जा हो गया। संकुचित चर्च के प्रभाव में यूरोप वासियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्थापित हो गया, ठीक है। उसके बाद सब कुछ धर्म के धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगा, यानी अब जो है यूरोपीय जो इतिहास होता है वो ईसाई धर्म के आसपास जो पोप पादरी का जो वर्चस्व होता है वो इस काल में बढ़ जाता है। इन्हीं सब कारणों से यूरोपीय इतिहास का जो 5वीं से 14वीं सदी का काल क्या कहा जाता है, अंधकारमय युग कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस युग की क्या विशेषताएं होती है, देखिए हर एक युग का कुछ ना कुछ विशेषता होता है। अंधकारमय युग है, इतिहासकारों ने कह तो दिया, लेकिन कुछ ना कुछ कार्य यहां पर भी हुए हैं। और क्या विशेषता रही अंधकारमय युग का वो देखिए। फ्रेंक जाति के जो वीर विजेता थे, शक्तिशाली शासक, उनका नाम था शार्लमा। ये 742 से 814 ईस्वी सन तक एक शक्तिशाली साम्राज्य का यूरोप में निर्माण करते हैं और इस साम्राज्य के अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, रोम, इटली सभी सम्मिलित थे, सबके बड़े भूभाग सम्मिलित थे। शार्लमा का यह साम्राज्य कैरोलिंगियन साम्राज्य के नाम से भी विख्यात था। शार्लमा ने उस समय पूछ देगा कि कैरोलिंगियन साम्राज्य कौन चला रहा था, तो शार्लमा, ठीक है, वहां का शासक था। शार्लमा ने उस समय के ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप की अधिसत्ता को स्वीकार कर ली थी आगे चल करके। इससे प्रसन्न होकर के जो पोप थे, जो इटली रोम के पोप होते थे, ठीक है, तो ल्यू तृतीय उनका नाम था, उसने क्रिसमस के दिन जो है 800 ईस्वी सन को लगभग शार्लमा को सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक और धार्मिक पहलू दोनों यूरोप का मिल जाता है, यानी दोनों साथ होकर के चलने लगते हैं, यानी राज वहां का शासक वर्ग और धर्म, ठीक है। लेकिन आगे चल करके देखिए 814 ईस्वी में शार्लमा की जब मृत्यु होती है उसके बाद ही उसका साम्राज्य जब छिन्न भिन्न हो जाता है और यूरोप में कई बर्बर जो जातियों के आक्रमण होने लगते हैं और यूरोप की जो राज व्यवस्था थी, जो शासक के माध्यम से शासन हो रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। यानी जो थोड़ा बहुत जो गणतंत्र दिखाई दे रहा था या राजतंत्र दिखाई दे रहा था वो समाप्त हो जाएगा और यूरोप में राजनीतिक अराजकता की स्थिति आ जाती है और बर्बर जाति के आक्रमण से जो है केंद्रीय जो शासक था वो तो नष्ट हो ही गया, साथ ही लोगों का जीवन संकटमय हो जाता है। शांति व्यवस्था, जान माल की सुरक्षा अहम आवश्यकता बन गई थी और ऐसी परिस्थिति में एक नई व्यवस्था का उदय हुआ जिसको कि कहा जाता है फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद, ठीक है।
तो यानी अंधकारमय युग, जब केंद्रीय सत्ता, अब भारत में भी देखिएगा, भारतीय इतिहास में भी जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होता है तो सामंतवाद जो है वहां पर पनपने लगता है, ठीक है। छोटे छोटे सामंत जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में शासन करने लगते हैं। यह स्थिति आपको यूरोप के इतिहास में भी आपको दिखाई देता है। अब देखेंगे सामंतवाद क्या होता है, कई बार पूछेगा यह किस पे आधारित व्यवस्था थी। तो देखिए सामंतवाद कृषि और भूमि पर, कृषि मेन तो उस समय का पेशा कृषि था, तो कृषि और भूमि पे आधारित एक मध्ययुगीन, यानी जो आपका 5वीं से 14वीं सदी का जो काल है यूरोप का, उसकी एक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में समस्त भूमि का मालिक राजा होता था। यह याद रखिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सामंतवाद में जो है भूमि का मालिक कौन होता था। तो सामंतवाद में आपका भूमि का मालिक कौन होता था, तो राजा होता था। उसके नीचे पदानुक्रम में अनेक सामंत होते थे, जैसे ड्यूक, अर्ल, बैरन, नाइट, ये सब सामंत जो है सुरक्षित अपने गढ़ में रहते थे, घर बनाकर किला बंद करके। यूरोप में यह व्यवस्था पुनर्जागरण के पूर्व तक चलती रही। जब तक यूरोप में पुनर्जागरण नहीं हुआ, फिर से ये जागृत नहीं हुए, तब तक सामंतवाद की व्यवस्था चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखिए सामंतवाद से भी आपका यूरोप में हानि पहुंचेगा। सामंतवाद की व्यवस्था से भी यूरोपीय व्यवस्था में क्या परिणाम देखने को मिलता है, यूरोप का सामाजिक स्ट्रक्चर जो छिन्न भिन्न होता है उसमें क्या बढ़ जाता है वो देखिए। तो सामंतवादी व्यवस्था आने के साथ ही क्या होगा, वर्ग विभेद बढ़ गया, यानी जात पात, ऊंच नीच, ये सब बढ़ गया। शोषण की प्रक्रिया बढ़ी, जो जमींदार थे जिनके पास जमीनें थी, जो शासक के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे शुरुआती दौर में, आगे चल करके उन्होंने जमीन पे कब्जा कर ली, और फिर वहां पे जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनका शोषण यहाँ पे बढ़ गया। आर्थिक जो गति था वो अवरुद्ध होता है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि आपका खुला बाजार नहीं होता है। एक सामंत दूसरे सामंत को कहेगा कि मेरे क्षेत्र में व्यापार आपका जो है व्यक्ति या आपके क्षेत्र का लोग नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक अवनति होगी। व्यापार वाणिज्य का तो बिल्कुल ह्रास हो ही जाता है सामंतवादी व्यवस्था में, और केंद्रीय शक्ति तो धीरे धीरे कमजोर हो ही जाती है, क्योंकि छोटे छोटे सामंती ही शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर जो प्रगतिशील विचार होता है वो भी मध्यम पड़ जाता है, कुंद पड़ जाता है, और जो जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो पुरातन सभ्यता या पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं, उनका बोलबाला हो जाता है। सामंती व्यवस्था में ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब वहां पर भी यूरोपीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। जब सामंतवाद आया यूरोप में तो वहां पे ये सब वहां पर भी देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व लगभग कह सकते हैं, अब 2300 इसको कर दीजिए, 2000 की जगह 2300 भी कह सकते हैं हम। रोम का सम्राट जो था ऑगस्टस सीजर के शासनकाल में जूडिया के बेथलेहम में, ठीक है, जूडिया के बेथलेहम में, ठीक है, एक नगर है, वहां पर जीसस क्राइस्ट ने एक नया धर्म का उपदेश दिया था। आप लोग ईसा मसीह की कहानी जानते भी होंगे। कालांतर में जो है यही धर्म ईसाई धर्म के नाम से विख्यात होता है, और अपने उदार और सर्वग्राह्य उपदेशों के कारण यह धर्म पूरे विश्व में, कह सकते नहीं तो यूरोप में निश्चित तौर पे फैल गया था, ठीक है। समस्त यूरोप इसके प्रभाव में आ गया था, पूरे विश्व को हम लोग नहीं कहेंगे। इनका जो धर्म था तब तक पूरे यूरोप में प्रचार प्रसार हो चुका था, ठीक है। रोमन सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित कर लिया था, जिस कारण से वहां पे अनेक चर्च स्थापित हुए, और वहां का जो पोप समस्त ईसाई का जो है अपने आप को जगत धर्म गुरु बताने लगा। जैसे आप देखते होंगे तुर्की का खलीफा होता था, पूरे इस्लाम जगत का धर्म गुरु होता है, अभी भी होता है। उसी प्रकार से पूरे ईसाई धर्म के जो है धर्म गुरु जो है वही पोप पादरी, जो कि रोम में रहते थे, ठीक है। तो वहां के पोप समस्त ईसाई जगत के धर्म गुरु बन गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि पोप की सत्ता बढ़ती गई और उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जाएगा, और कालांतर में क्या होगा कि चर्च जो है शोषण और विलासिता का केंद्र बन जाता। वही स्थिति आप देखिएगा भारतीय इतिहास में भी, जो ब्राह्मण जो होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वहां पर, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्राह्मण कर्मकांड बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से आपने देखा कि ब्राह्मणों ने जो है, जो शूद्र थे या अन्य जो नीचे जाति के लोग थे, उनका शोषण करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वही स्थिति आपको यहां पर यूरोपीय इतिहास में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। पादरियों और पोप का नैतिक पतन हो गया। सच्चाई और सादगी का स्थान पर ये लोग क्या करने लगे, कट्टरपंथी, जो रोमन चर्च कट्टरपंथियों का केंद्र बन गया, और इस प्रकार जो है यूरोप
अंधकार के गर्त में चला गया। ठीक है, तो मेन रूप से अंधकार के गर्त में ले जाने में जो था धर्म का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए जरूरत से ज्यादा कट्टरवादी सोच रखना किसी भी धर्म, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, वो कहीं ना कहीं जो है पूरे जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म करता है। ठीक है, चलिए आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब होगा? तो यूरोपीय इतिहास में आप देखिएगा जो आधुनिक युग की जो शुरुआत होती है वो 15वीं से 16वीं सदी। अब देखिए कोई भी सदी का समाप्त होता है तो एकाएक समाप्त नहीं होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है, शुरुआत भी धीरे धीरे होता है। तो अगर पूछे कि यूरोपीय इतिहास में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो आपको बोलना है 15वीं से 16वीं सदी के बीच में। ठीक है, यूरोप में मध्य युग का अंत हुआ और धीरे धीरे आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। और आधुनिक युग के प्रादुर्भाव में निम्नलिखित कारकों की अहम भूमिका रही। कौन कौन सा कारक रहा, किस कारण से जो है वहां पे आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि पुनर्जागरण, जो फिर से जागना, रेनेसा जो सबसे बना है पुनर्जागरण, लोग जागृत हुए। तो आगे अगला चैप्टर जो हम लोग पुनर्जागरण पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, यह इटली रोम में हुआ। उसके बाद आगे चल करके जर्मनी के जो थे, ठीक है, मार्टिन लूथर, उन्होंने 95 थीसिस लेकर के धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। फिर आपके राष्ट्रीय राज्यों का वहां पर उद्भव देखने को मिलता है, मध्यम वर्ग का उद्भव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, जो कि मध्यम वर्ग का उद्भव होगा, भौगोलिक खोज होगा, व्यापार की मार्ग की खोज होगी, तो आपका क्या होगा, मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग का उदय होगा। फिर औद्योगिक क्रांति होगी और वैज्ञानिक आविष्कार, भौगोलिक खोज। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप औद्योगिक क्रांति जब आएगा तो उनको व्यापार के लिए एक बाजार चाहिए होगा, तो वो व्यापार के बाजार की खोज में, कच्चे माल की प्राप्ति की खोज में जरूर दूर दूर तक जाएंगे और वही आपको दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, तो आधुनिक युग के प्रादुर्भाव के ये सब कारण थे। उसके बाद यहाँ पे जो भौगोलिक खोज हुई, क्यों हुआ, आप देखेंगे कि पुनर्जागरण के बाद आप वहां पे देखेंगे कि भौगोलिक खोज की घटना घटित होती है। और आप देखिएगा कि 1492, यानी आप देख सकते हैं कि 15वीं सदी के शुरुआती चरण से लेकर के आप देखिएगा 15वीं 16वीं सदी में भौगोलिक खोज बहुत ज्यादा हुआ। मतलब जो यूरोपीय देश थे उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया, चूंकि 1453 ईस्वी में कस्तितूनिया पे जो है, जहां पे रोमन साम्राज्य कभी शासन करता था, वहां पे तुर्की के खलीफाओं का, या कह सकते हैं तुर्की या इस्लाम जगत का शासन हो गया। तो उन्होंने भू आबद्ध जो क्षेत्र था, ठीक है, भूमि के माध्यम से जो इंडिया पहुंचा जाता था या अन्य जो एशियाई देशों में, तो वो वहां पे रुकावट देखने को मिलता है। तो ये आगे चल करके ये लोग क्या करेंगे, समुद्री मार्ग की खोज करेंगे। ठीक है, तो वही अब यहाँ पे भौगोलिक खोज का कारण को हम लोग को देखना अति महत्वपूर्ण है। ये सारे टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलमार्ग पर तुर्कों का अधिकार हुआ। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार होने से हल्के, देखिए भूमध्य सागरीय ने भूस्थलीय मार्ग पे होना चाहिए था। ठीक है, जो भूस्थलीय मार्ग था उस पे जो कस्तितूनिया के पतन के बाद जो था, या हाँ भूमध्य सागरीय जो जल मार्ग था वो भी, चूंकि भूमध्य सागर आपका एशिया यूरोप को अलग करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। जो आपका भूमार्ग था उसको भी इन्होंने क्लोज किया, और जो भूमध्य सागर वाला जो मार्ग था उसको भी इन्होंने क्या किया, क्लोज कर दिया, यूरोप वासियों को व्यापार करने से रोक दिया। ठीक है, फिर उस समय दिशा सूचक यंत्र खोज लिए गए। हल्के जहाज का निर्माण जो है पुर्तगाल में हो गया था। 14वीं सदी में यूरोप में आर्थिक संकट भी आ गई थी। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पे करना था इन लोग को, ईसाई धर्म को दूर दूर तक ले जाना चाहते थे, इसलिए भी वो लोग भौगोलिक खोज की तेज किए थे कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच बनाए, जिससे ईसाई धर्म का प्रचार हो। स्पेन और पुर्तगाल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी यहाँ पर, चूंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है, तो यहाँ के लोग जो है जन्म से ही समुद्र के किनारे रहते रहते जो है जल से जो है अवगत हो गए थे, तो ये लंबा दूरी तक जो है खोज में जा सकते थे। उसके बाद जो है धर्म युद्ध में स्पेन जो है, धर्म युद्ध होता है जब आपका इस्लाम और जो है ईसाई के बीच में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ईसाई धर्म की हार हो जाती है। ठीक है, राष्ट्र राज्यों का उत्कर्ष, नए नए राष्ट्र राज्यों के उत्कर्ष होते हैं। मानसून की जानकारी जब लोगों को लग जाती है, उसमें हवा के माध्यम से जहाज को चलाना आसान हो जाता है।
कोतूहल यानी कॉम्पिटिटिव भावना आ गया लोगों में, व्यापारियों में, तो और भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे भौगोलिक खोज होने लगती है। परिणाम क्या हुआ? जब भौगोलिक खोज हुआ तो व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, मुद्रा व्यवस्था का विकास होगा, क्योंकि कब तक वो जो है वस्तु विनिमय प्रणाली करते, तो कहीं ना कहीं वो सोना चांदी या जो है उस तरह का मुद्रा का विकास किए। व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष होने लगा, जो भी समुद्र के किनारे जो नगर थे व्यापारिक नगर में कन्वर्ट होने लगे। नई व्यापारिक शक्तियों का उदय होने लगा। बैंकिंग व्यवस्था का धीरे धीरे यहाँ पे विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? वाणिज्यवाद। अब देखिएगा, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद में दोनों में देखिए, एक होता है वाणिज्यवाद, यानी जब राजा के संरक्षण में व्यापार होता है, जब राजा वहां पे संरक्षण में, राजा के हस्तक्षेप में जब व्यापार किया जाता है, उसको वाणिज्यवाद कहते हैं। ठीक है, आगे चल करके जो एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद का जो है सिद्धांत को खत्म किया, यानी स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया। तो वाणिज्यवाद का शुरुआत में, लेकिन ये वाणिज्यवाद का विकास हुआ। फिर आगे चल करके वही चीज जो है वाणिज्यवाद ही धीरे धीरे जो कमजोर देश था उसको अपना जो है कब्जा करने लगा, उसको कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में देखने लगा, और वहां पे उपनिवेशवाद आपको यहाँ पे दिखाई देने लगता है। उसके बाद ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार पूरे विश्व में होने लगा। दास व्यापार यहाँ पे देखने को मिलेगा। अफ्रीका से निग्रो जाति के लोगों को, जो यूरोपीय लोग थे, बंदी बना बना करके लाके उससे दास व्यापारी, मतलब दास व्यापार करके उसको गुलाम बनाने लगे और घर खटवाने लगे, काम करवाने लगे। व्यापारिक माल के स्वरूप में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। भौगोलिक ज्ञान में भी लोगों की वृद्धि होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब भौगोलिक खोज होगा, पहले क्या था कि एक जगह पे जा करके पूरा विश्व, मतलब समुद्र जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। तो मैगलन जब पूरा चक्कर लगाता है तब उनको अंदाजा लग जाता है कि जहां से शुरू करेंगे वहां फिर पहुंच सकते हैं। प्रचलित भ्रांतियों का अंत हुआ। जो पहले से जो है पृथ्वी चिपटी है, या पृथ्वी एक जगह आता है जहां से जो है लोग गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट था वो सब समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद यही सब अन्य भी महत्वपूर्ण जो है परिणाम देखने को मिले। तो ये सब मेन रूप से आप जब भौगोलिक खोज होगा तो आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो भौगोलिक खोज हुआ कब, कौन सा हुआ, यहां से निश्चित तौर पे आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, वो बहुत ही अच्छे नाविक भी थे और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे नए नए भौगोलिक खोजों में। और आपको पता होगा जो हल्के जहाज बनाए गए थे वो पुर्तगाल में ही बनाए गए थे। ठीक है, तो 1415 ईस्वी में ही जो पुर्तगाल के राजकुमार जो थे हेनरी द नेविगेटर जिनको कहा जाता है, उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका के सिहटा जो क्षेत्र है उसकी खोज कर ली थी। आगे चल करके बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 ईस्वी में उत्तर महासा अंतरिक्ष जो केप ऑफ गुड होप है, जैसा कि मैप में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है केप ऑफ गुड होप, इसका खोज जो है यहां पर किसने कर लिया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है, अफ्रीका का। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे वो भारत 1498 ईस्वी में पहुंच गए थे। कैब्राल ने ब्राजील की खोज किया था, ये अति महत्वपूर्ण है। कैब्राल ने किसका खोज किया? ब्राजील का। कोलंबस, देखिए कोलंबस स्पेन के तरफ से खोज किया था, लेकिन कई इतिहासकार इसमें मतभेद की स्थिति रहती है। कई लोग इसका जन्म स्पेन भी बताते हैं, जबकि कई इतिहासकार इसका जन्म जो है जेनाव जगह था, इटली में पड़ता है, इतालवी मूल का था, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो इसमें मतभेद है। कई किताब में स्पेन भी इनका मूल निवास दिया जा सकता है, या जेनेवा जो जगह है वो भी दिया जा सकता है। अब ये कन्फ्यूजन का विषय है। ठीक है, तो अगर आपका जेनेवा है तो वो ही आप मार दीजिएगा, क्योंकि हमने जो आंसर की देखा था उसमें वही दिया है। लेकिन स्पेन अगर रहे और जेनेवा नहीं रहे तो उसको नहीं मारना, स्पेन को तब मारिएगा। ठीक है, तो कोलंबस स्पेन वासी था जिसने कि 1492 में अमेरिका की खोज की थी। स्पेन की तरफ से आया था। स्पेन को भी मार सकते हैं, या इनमें से एक से अधिक हो तो वो ऑप्शन जरूर मार दीजिएगा। मैगलन ने 1519 ईस्वी में फिलिपाइन द्वीप की खोज की थी मैगलन ने, और प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन का नाम भी इसी ने रखा था। किसने? मैगलन ने। जॉन कैबोट ने जो इंग्लैंड के थे 1497 ईस्वी में न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी, जॉन कैबोट ने। उसके बाद है कॉर्टेस ने जो है मैक्सिको की खोज की थी 1519 ईस्वी में। कार्टियर ने कनाडा की खोज की थी। कैप्टन कुक ने जो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ये अति महत्वपूर्ण है, कैप्टन कुक वाला, स्पेन वाला, कोलंबस वाला, वास्को डिगामा वाला, कैब्राल वाला, ये सब अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर महासा द्वीप भी याद रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। अब मैप देखते हैं।
यहाँ पर मैप देखते हैं। मैप में देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखा हुआ है कोलंबस किस प्रकार से यहाँ से चलेगा, और जो है 1492 ईस्वी में ये आप देख रहे हैं जो 1492 ईस्वी में कोलंबस कहाँ पहुँचता है, तो आपका यहाँ पे द्वीप है जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, तो वहाँ पे कोलंबस पहुँचता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कलर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे। उसके बाद आपका जो है येलो वाला जो ब्राजील पहुँचता है उसका नाम है कैब्राल। जो ये आपका येलो वाला जो दिख रहा है, जो मैं आपको लाइन ले जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका, सॉरी ये कलर में करता हूँ, तो ये वाला जो है आपका ये रास्ता जो है ये कैब्राल का है, जो कि कहाँ पहुँचता है, ब्राज़ील पहुँचता है। फिर ये जो रास्ता है आपका केप ऑफ ये गुड होप के होते हुए ये वाला जो है ये आपका वास्को डी गामा का, जो इस तरीका से पहुंचा है वो आपका किसका है, तो वास्को डी गामा का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे ये आपका ब्लू वाला जो है ये मैगेलन का है, पूरा विश्व का चक्कर लगा के फिर वो पहुंच जाता है कहाँ, तो अमेरिका पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो खोज हुए वो लगभग 1492, 1498, 1483, 1504, 1502 ये सब समय में बहुत ज़्यादा भौगोलिक खोज यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से थ्योरी का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव सेशन अभी आप लोग के सामने रहेगा, आप लोग बस आंसर बताते जाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आप लोग अब जवाब देते थे। चलिए अभी आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, अब आप लोग अच्छे से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए और जवाब दीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, बताइए वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, जल्दी से जवाब दीजिए, कहाँ का था, कब और कहाँ का खोज किया था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और इसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी, ठीक है। चलिए यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था, तो ये याद रखेंगे अरब वासियों से उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करना सीखा था। धर्म युद्ध हुआ था किनके बीच में, तो आपको पता होगा किनके बीच में हुआ था। हिंदू तो वहां आएंगे नहीं यूरोप में, बौद्ध जैन तो आएंगे नहीं, तो मेन रूप से कौन आएंगे, ईसाई और तुर्की जो इस्लाम मानने वाले लोगों के बीच में और ईसाई धर्मावलंबियों के बीच में धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है। धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच में। कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था, कोलंबस जो है मूल निवासी कहाँ का था, बताइए कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था। अब क्वेश्चन आ गया, तो देखिए कई जगह है जेनेवा में और इटली इतालवी मूल का बताया गया है, लेकिन कई किताब में स्पेन को बताया गया है, ठीक है, मूल निवासी। क्योंकि ये स्पेन से ही अमेरिका पहुंचा था, तो हम लोग स्पेन भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसमें आप एक से अधिक जो बीपीएससी में रहता है वो भी मार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाला ही है यहाँ पे, तो स्पेन भी मार सकते हैं, जेनेवा भी मार सकते हैं। अब कौन आयोग ले लेगा, लेकिन बुक में जो आंसर की में दिया गया था वो यही जगह का नाम दिया गया था, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर जो राजा था वो पुर्तगाल का ही था, राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, जिसने कहाँ का खोज किया था, अभी तुरंत हमने बताया था। हेनरी द नेविगेटर किस जगह का खोज किया था, वो पश्चिमी अफ्रीका का, कौन सा जगह था, पश्चिमी अफ्रीका का सीहटा जगह का उसने खोज किया था, ठीक है। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, तो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। अक्षांश आपको पता ही होगा, विषुवत रेखा के समानांतर, जैसे ये मान के चलिए ग्लोब है, तो ये बीच में आप देखिएगा भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो सारे क्या है होते हैं, अक्षांश रेखा होते हैं। 90 ऊपर 90 नीचे, दोनों तरफ आपके 90-90, बीच वाला 0 डिग्री यानी 181 टोटल अक्षांश वृत्त होते हैं, ठीक है। तो अक्षांश बताने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोलोब कहा जाता है। अक्षांश बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रोलोब कहा जाता है। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, अभी तुरंत हमने पढ़ाया था, सार्लमा। सार्लमा जो था आपका कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट था, जो कि हमने ऊपर में थ्योरी में आपको अच्छे से बताया था। कैरोलिंगियन साम्राज्य के बारे में कौन था, तो सार्लमा, ठीक है, आपने पढ़ा था।
सार्लमा के बारे में हमने बताया था, कैरोलिंगियन साम्राज्य देखिए अच्छे से बताया भी था, ठीक है। तो सारा जब आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना अति आवश्यक होता है। और 1 बाय 1 करके सबसे पहले मैं अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही एसटीईटी के तहत पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो लोग बीपीएससी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो वो भी अपना अच्छे से देखेंगे। सामंतवाद में जो भूमि का मालिक कौन होता है, तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था में, फ्यूडलिज्म में जो राजा होता है वही भूमि का मालिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का उदय हुआ? सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को दिखाई देगा भौगोलिक खोजों से? तो एक वर्ग है, वो है व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग, जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? हमने थोड़ा सा चर्चा किया है। ऐसे हम लोग जब धर्म सुधार पढ़ेंगे यूरोपीय तो उसमें मार्टिन लूथर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने 95 थीसिस नामक जो है थीसिस दिया है पोप पादरियों के खिलाफ में इन्होंने बोला है। तो ये जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी के। द्रव्यांतरण का सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? विंकलिफ ने किया था। और द्रव्यांतरण का सिद्धांत क्या है कि कहा जाता है कि जो ईसा मसीह के याद में जो भोजन या मदिरा का सेवन किया जाता है उससे जो है शरीर का विकास होता है, शरीर के अंग का निर्माण होता है, या शरीर के में मांस की वृद्धि होती है, इस तरीके की बातें हैं। तो इसको जो है विंकलिफ ने यहाँ पर विरोध किया था, कहा ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले ईसाई धर्म की आलोचना या जो कुरीतियां हैं या आडंबर है, पाखंड है, उसको विरोध करने का जो काम है यूरोप में विंकलिफ ने ही किया था। और इस कारण से इनको जब कहते हैं बाद में इनके मुर्दे को कह सकते हैं, जब इनको जब मरने के बाद जब इनको वो समाधि स्थल होता है ना जहाँ गाड़ दिया जाता है ईसाई धर्म में, ठीक है, तो उससे निकाल करके फिर से इनको जलाया गया था, ठीक है। चूंकि इस यहाँ पे जो ईसाई धर्म के खिलाफ में ये गए थे, तो उस समय ईसाई धर्म के खिलाफ में जाना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था 1492 ईस्वी में, ठीक है, 1400। लेकिन पूर्ण रूप से अमेरिका का जो कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों की खोज जो है अमेरिगो वेस्पुसी ने किया था, उसी के नाम पे अमेरिका पड़ता है। ब्राजील की खोज किसने किया था? तो कैब्रल ने किया था। ब्राजील की खोज किसने किया था? तो कैब्रल ने किया था। अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो उस समय जमोरिन कालीकट का राजा था, जहां वास्को डी गामा पहुंचते हैं। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो वो भारत का ही व्यापारी था, ठीक है। वो दक्षिण अफ्रीका गया था व्यापार करने के लिए। उसी दरमियान जो है यहाँ पर इसकी मुलाकात जो है पुर्तगाली नाविक जो होता है वास्को डी गामा उससे होता है, ठीक है, वही लेकर के आता है। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था। इसेबेला कहाँ की रानी थी? तो स्पेन की रानी थी। कैब्रल नामक जो पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया? ठीक है, कैब्रल ने ब्राजील का पता लगाया। 80 वर्ष तक यूरोपीय व्यवस्था किस धातु पर आधारित थी? तो चांदी पर आधारित थी। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कौन हुआ, कहाँ हुआ करता था? तो रोम, इटली। आज भी है, उस समय भी था। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत हो गया? तो आप देखेंगे तो मध्य युग का अंत 15वीं और शुरुआत आपका 15वीं 16वीं। तो आपको अगर पूछे कि आधुनिक युग की शुरुआत यूरोप में कब हुई, तो 15वीं 16वीं शताब्दी आपको बोलना है। पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना? इटली। आगे जब हम लोग पुनर्जागरण चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। उत्तमांशा जो अंतरीप है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की खोज किसने किया था? तो 1492 ईस्वी में स्पेन से जो गया था, क्या नाम था? कोलंबस, उसने किया था। कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1453 ईस्वी में, ठीक है, कस्तूतुनिया का पतन होता है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? तो आपको पता होगा मैगलन ने। किस यात्री ने लगाया था पूरे विश्व का चक्कर? और पैसिफिक ओशियन का नाम भी रखा था तो मैगलन ने पूरी दुनिया का पता कब लगाया था? चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो 1519 ईस्वी में, ठीक है। वास्को डी गामा भारत का पता कब लगाया था? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने बताया था। कबले खां कहाँ रहता था? तो कबले खां चीन में रहता था और ये विद्वानों को प्रश्रय देता था। कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। न्यूफाउंडलैंड का खोज किसने किया है? न्यूफाउंडलैंड जो द्वीप है उसका खोज सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने किया था, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? इटली के बहुत बड़े साहित्यकार कह सकते हैं, दार्शनिक विचारक दांते की रचना है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में है। सेंट पीटर का जो गिरजाघर है, चर्च,
वो रोम में है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था, न्यूटन। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है नए समुद्री मार्ग की खोजों के बीच व्यापार संबंध बढ़ा, किनके बीच, तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में, ठीक है। हल्के तथा तेज चलाने वाले जहाज जो है कैब्रल किसने बनाया था, ठीक है, तो यहां पर पुर्तगालियों ने बनाया था। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था। ये सब तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे। नई दुनिया का विस्तार से किसने ढूंढा, तो जब विस्तार से बात हो, नई दुनिया किसको कहा जाता था, तो अमेरिका को कहा जाता था। और विस्तार से किसने खोजा है, अमेरिगो वेस्पुसी ने। अंधकार युग की अवधि कब से कब तक कहा जाता है, तो आपको पता है कि 5वीं से 14वीं सदी का जो काल है यूरोप में, वो अंधकारमय युग का काल है। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब होता है, तो 15वीं से 16वीं सदी के बीच में। तो इस प्रकार से आपने लगभग 41 का क्वेश्चन सेट देखा और आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके थ्योरी से ही ड्राइव थे, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके सारे प्रश्न आपको पता होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर यूरोप का जो पहला लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है। कंपटीशन हब या प्ले स्टोर में कंपटीशन हब लिख के डाउनलोड कीजिए। कोर्स में जाइए, कोर्स में स्टोर में कोर्स होगा, उसमें आपका जो है कोर्स STT 2023 लिखा हुआ होगा, उसको आपको बाय करना है। मात्र 999 में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। बैच स्टार्ट हो गया है। आज पहला लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ाया। सबसे पहले मैं आपको 9-10 का जो इतिहास है वो सारे ऑब्जेक्टिव के साथ सारा थ्योरी अच्छे से करूंगा। साथ साथ PDF नोट्स और जो बुक है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो भी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 7:30 से 8:30 डेली अब STT का क्लास होगा। उसमें भी हम सबसे पहले विश्व इतिहास पढ़ाएंगे। तो जो लोग विश्व इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए भी पढ़ रहे होंगे तो वो भी अच्छे से क्लास को देख लेंगे, जिससे जो आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा वो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ऐसे कंटेंट में ऑलरेडी सारा PDF वीडियो दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग आते हैं 9 बजे से, फिर आपका क्लास होगा करेंट अफेयर्स का, ठीक है।